नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। मोदी को फंसाने की पटकथा लिखने वाली तीस्ता सीतलवाड़ इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। तीस्ता से पूछताछ चल रही है। गुजरात सरकार ने तीस्ता का पूरा कच्चा चिट्ठा एक्सपोज करने के लिए एक एसआईटी बना दी है। नरेंद्र मोदी को कैसे बदनाम किया गया, किसके कहने पर किया गया, क्यों किया गया, किस अंदाज में मोदी के खिलाफ झूठी स्क्रिप्ट लिखी गई, धीरे धीरे सारे राज खुल रहे हैं। और इसी बीच तीस्ता सीतलवाड़ का एक बहुत बड़ा राजदार कैमरे के सामने आया है। उसने तीस्ता पर कई एक्सप्लोजिव खुलासे किए हैं। मुस्लिम महिलाओं की इमोशन से खेलने का काम मोदी के विरोधियों ने कैसे किया। मोदी के खिलाफ गवाहों को सिर्फ भड़काया या बहकाया नहीं गया, पूरी की पूरी गवाही ही बदल दी गई। मतलब मोदी के बारे में मुस्लिम कुछ और कह रहे थे और मोदी विरोधियों ने उसे कुछ और कहकर लिखवा दिया, पढ़वा दिया और फैला भी दिया। ये सारी बातें तीस्ता सीतलवाड़ के एक बेहद करीबी शख्स ने कैमरे पर बताई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई, मनगढ़ंत कहानियां सुनाई गई, एडिटोरियल लिखे गए, कॉलम छापे गए, देशी और विदेशी मीडिया में खबरें कैसे प्लांट की गई और यह सब किसके ऑर्डर पर किया गया। अब ये सारी बातें सामने आ चुकी हैं। तीस्ता को एक्सपोज करने वाला शख्स आज कई बड़े खुलासे करेगा। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको मोदी के खिलाफ फैलाए गए हर झूठ का सच सुनने को मिलेगा। मोदी का नाम डाला, दुश्मनों ने मनगढ़ंत पोस्टर छपवा डाला, गुजरात 2002 का टेक्स्ट फिट किया, फर्जी कहानी सुना डाली, विदेशी ताकतों को एक्टिव किया, मनगढ़ंत आर्टिकल में छपवा डाला कि दंगों का ऑर्डर मोदी ने ही दिया था। विदेशी अखबार में मनगढ़ंत कॉलम लिखे गए, कांग्रेस के फेसबुक अकाउंट पर वर्ड बाय वर्ड पेस्ट कर दिए गए। मोदी के खिलाफ 20 साल पहले जो हेडलाइन बनी, 20 साल बाद वो एक बार फिर रिपीट हो रहा है। मोदी के खिलाफ 20 साल से गुप्त एजेंडा चलाने वाली तीस्ता सीतलवाड़ 2 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में क्या गई। देश के भीतर और देश के बाहर बैठा एंटी मोदी गैंग बेचैन हो गया है। सबकी छटपटाहट बढ़ गई है। अल जजीरा एक बार फिर तीस्ता की रट लगाने लगा है। न्यूयॉर्क टाइम्स भी तीस्ता की फोटो के साथ मोदी वाला टेक्स्ट चिपकाने लगा है। कांग्रेस की टाइमलाइन पर तीस्ता, लेफ्ट की टाइमलाइन पर तीस्ता, #फ्री तीस्ता, #फ्री तीस्ता सीतलवाड़। देश में विदेश में मीडिया वाले, एनजीओ वाले सब दोबारा इकट्ठा हुए हैं। तीस्ता के फेवर में एक नया कैंपेन लॉन्च हुआ। जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? मोदी को फंसाने वाली तीस्ता को बचाने वाला गैंग अचानक क्यों एक्टिव हुआ है? जवाब है, तीस्ता के बगल में खड़ा ये शख्स रईस खान, मोदी विरोधी हेट स्क्रिप्ट की राइटर और सूत्रधार तीस्ता सीतलवाड़ है। तो रईस खान तीस्ता के फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा राजदार है। मोदी को बदनाम करने के लिए, बीजेपी की सरकार गिराने के लिए तीस्ता ने कितनी कहानियां बनाई, कैसी कैसी कहानियां सुनाई, कितने किरदार बनाए, कहां कहां बनाए। इस शख्स के पास तीस्ता के गुनाहों की पूरी चार्जशीट है। एक जमाना था जब यह शख्स तीस्ता सीतलवाड़ का राइट हैंड हुआ करता था, मगर अब रईस खान पहली बार कैमरे पर आया है। हमने इन्हें ढूंढ निकाला है। रईस खान की कही एक एक बात किसी धमाके से कम नहीं है। मोदी को बदनाम करने वाले गैंग में तीस्ता अकेली नहीं है। लेफ्ट, राइट और सेंटर, देश के भीतर, देश के बाहर पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक्टिव है। आज से नहीं, 20 सालों से एक्टिव है। कफन के सौदागर हों, जो मुर्दों के सौदागर, उसको आप सोशल वर्कर कैसे कर सकते हैं? वो जो उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे उनको बदनाम करना था। उनका मकसद सिर्फ इतना था, डायरेक्टली सोनिया गांधी को मिले और सोनिया गांधी ने खुद अपने आप से ये कहा विक्टिमों से कि आप जो है तीस्ता के साथ में रहिए, तीस्ता जो है आपकी पूरी मदद करेंगे, हम आपके साथ हैं। पर ये होता था कि वो लोग ऐसी चादर बिछा देते थे और हेल्प मांगते थे तो लोग उसके अंदर डॉलर के डॉलर डाल के देते थे। मोदी को फंसाने के लिए, गुजरात दंगों को टैग मोदी पर चिपकाने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ ने जो तिकड़म
जो जो पैतरे अपनाए उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। आई एम तीस्ता, हम तीस्ता हैं जैसे पोस्टर यूं ही नहीं छपवाए गए। इसके पीछे एक मकसद था, और वो मकसद था दंगा पीड़ितों के इमोशन से खेलो, मोदी विरोधियों को सियासी माइलेज दो। तीस्ता सीतलवाड़ का ये पूरा फर्जीवाड़ा कभी सामने नहीं आता अगर रईस खान ने तीस्ता को एक्सपोज करने का बीड़ा ना उठाया होता। साल 2010 में रईस खान ने एक एफिडेविट फाइल की थी। इसी एफिडेविट में रईस खान ने तीस्ता के फ्रॉड का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया था। अब सवाल यह है कि तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ रईस खान के एफिडेविट में ऐसा कौन सा बड़ा खुलासा था। चलिए पहले आपको तीस्ता के फर्जीवाड़े का पहला चैप्टर दिखाते हैं। होता यह था कि तीस्ता जो एफिडेविट तैयार करती थी उसे दंगा पीड़ितों से नोटरी करवाकर उसके पास रख लेती थी। 2002 से 2012 तक बिना किसी रोक टोक के वो ये सब नॉन स्टॉप करती रही। साधारण भाषा में समझे तो दंगा पीड़ितों को पता ही नहीं होता था कि तीस्ता उनके नाम पर किस तरह का बयान लिख रही है, मोदी के खिलाफ कौन सी स्क्रिप्ट फिट कर रही है। तीस्ता अपनी मर्जी से विक्टिम की जानकारी के बगैर एफिडेविट में कुछ ऐसे पैराग्राफ इंसर्ट कर देती थी जिससे मोदी को डायरेक्ट टारगेट किया जा सके, मोदी के खिलाफ मजबूत केस बनाया जा सके। मगर जब वही विक्टिम एसआईटी के सामने पेश होते थे तो जो उनके बयान होते थे वो एफिडेविट से बिल्कुल अलग होते थे। ऐसे कुछ उदाहरण से समझिए। तीस्ता ने मोहम्मद शरीफ नाम के चश्मदीद का जो एफिडेविट तैयार किया उसमें खुद ये बात लिख डाली कि मोहम्मद शरीफ ने पुलिस स्टेशन में बलात्कार के पीड़ितों से मुलाकात की, बर्निंग और स्टैबिंग के शिकार लोगों से मुलाकात की। मगर जब यही मोहम्मद शरीफ एसआईटी के सामने गया तो उसने घटना वाली रात पुलिस स्टेशन में ऐसी किसी भी मुलाकात से इनकार कर दिया। इसी तरह तीस्ता ने एक और चश्मदीद नन्नू मियां के एफिडेविट में ये फिट कर दिया कि वो जिंदा जलाए गए 5 लोगों का आई विटनेस है, और जब यही नन्नू मियां एसआईटी के सामने पेश हुए तो साफ साफ कहा कि उनके सामने किसी की हत्या नहीं हुई। तीस्ता ने बादशाह कुरैशी नाम के शख्स को एफिडेविट में नरोदा पटिया हिंसा का चश्मदीद लिख दिया, मगर एसआईटी के सामने बादशाह कुरैशी मुकर गया। ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप कल्पना कर सकते हैं तीस्ता ने दंगा पीड़ितों के इमोशंस का इस्तेमाल करके कितनी झूठी कहानियां बनाई होंगी। जो विक्टिम थे उन विक्टिमों को एफिडेविट में क्या लिखा हुआ है उनको नहीं मालूम होता था, और वो कहीं पर भी उनको ये नहीं बताया जाता था कि आपकी एफिडेविट में क्या लिखा हुआ है। तीस्ता सीतलवाड़ के एक वकील हैं जिनका नाम सोहेल तिरमिजी है, वो सारी एफिडेविट किया करते थे और नोटरी किया करते थे, अपने पास कॉपी रख लिया करते थे। हमारे कई बार कहने के बावजूद उन्होंने कभी उनको कॉपी नहीं दी, जबकि मैंने उनको कई बार आग्रह किया कि आप या तो गुजराती में एफिडेविट करिए और उसकी कॉपी जो है वो इनको ज़रूर दीजिए। तो उन्होंने हर बार ये कहा कि नहीं अब की बार हम देंगे, और लेकिन बाद में फिर ये कहते थे जब हम उनसे एफिडेविट की कॉपी मांगते थे विक्टिम को देने के लिए तो ये साफ मना कर देते थे कि तीस्ता सीतलवाड़ ने बिल्कुल मना करा हुआ कि कॉपी किसी विक्टिम को ना दी जाए। किसी एफिडेविट से इनका स्टेटमेंट मैच नहीं होता था। जैसे कि मदीना के बारे में ये इसमें एफिडेविट में लिखा कि उनके साथ में बलात्कार हुआ, जबकि ये बात बिल्कुल झूठ थी, और उन्होंने जाके स्टेटमेंट में अपने यही कहा कि ये एफिडेविट गलत है और हमारे साथ में कोई बलात्कार नहीं, और ये हम इसके लिए तीस्ता के ऊपर मानहानि का केस भी करेंगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो एफिडेविट के अंदर लिखी गई थी वो सत्य नहीं थी, इनकी अपनी मर्जी से थी। किस तरह से एफिडेविट में जो चीज़ें लिखी जा रही थी वो असलियत में थी नहीं, उसको जोड़ा जा रहा था। और जब वो विक्टिम पहुंचते थे एसआईटी के सामने जब या फिर कोर्ट के सामने, जब उनसे सवाल होता था कि आपने बात बताई है कि आपके साथ बलात्कार हुआ या फिर आपने शायद मर्डर देखा आपके सामने होते, वो तो मुकर जाते थे। ऐसा भी हुआ कि लिखा गया कि किसी ने कि मर्डर उनके सामने हुआ, जबकि उन्होंने कहा कि मेरे सामने तो मर्डर नहीं, मुकर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो क्यों मुकरेंगे? अच्छा, मुकरना नहीं था? नहीं, मुकरना नहीं था। ये तो गलत बात है कि वो मुकर गए। वो मुकरे नहीं है। असल में ये कि एफिडेविट में क्या लिखा गया वो उनको नहीं मालूम होता था। देखिए, और जो सच्चाई होती थी उन्होंने सच्चाई पहले भी बयान करी, और ये बात उन्होंने कही कि आप जो एफिडेविट में कह रहे हो वो मुझे उसकी कॉपी दो। तो इन्होंने एफिडेविट की अगर कॉपी दे दी होती तो वो एफिडेविट की कॉपी और उनका स्टेटमेंट मैच होता। एफिडेविट की कॉपी तो उनको दी नहीं गई, उनको ये भी नहीं बताया गया कि आपके एफिडेविट में लिखा क्या है, किसने रेप करा, किसने मारा, किसने काटा। वो सारे के सारे इनके एफिडेविट में ये अपनी मर्जी से लिखा करती थी, इसलिए वो एफिडेविट और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो मैच नहीं खाता है।
इसलिए वो उसमें जाके मैच नहीं खाता है, क्योंकि उनका स्टेटमेंट अलग है और जो ज़बानी है, और जो इन्होंने एफिडेविट में दिया है वो इनका है, उनका नहीं है। दंगा पीड़ितों के कंधों पर बंदूक रखकर तीस्ता सीतलवाड़ ने मोदी पर कई सालों तक जो हमला किया, जैसी जैसी साजिशें रची, उसमें वो अकेली नहीं थी। तीस्ता की मोदी विरोधी पॉलिटिकल पार्टियों से भी सीक्रेट सेटिंग थी। तो क्या तीस्ता को सीधा ऑर्डर सोनिया गांधी से मिलता था? क्या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के कहने पर ही मोदी को बदनाम करो वाले ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन गुजरात में होता था? तीस्ता के सबसे बड़े राजदार रहे रईस खान ने इसको लेकर भी बहुत बड़ा खुलासा किया है। रईस खान का दावा है कि तीस्ता सीतलवाड़ सिर्फ अपने मन के मुताबिक दंगा पीड़ितों के एफिडेविट में मोदी के खिलाफ झूठी स्क्रिप्ट फिट नहीं किया करती थी, बल्कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से भी बाकायदा डिक्टेट किया जाता था कि मोदी के खिलाफ कौन सा टेक्स्ट जोड़ना है, किस तरह जोड़ना है। ये कि कोई एक विक्टिम है, जैसे मदीना, उनके पास गए, हाँ। उनका बयान लिया जी, लेकिन जब एफिडेविट लिखा जा रहा है तो वो एफिडेविट में उन्होंने जो बातें कही उसके अलावा भी चीजें जोड़ दी जा रही हैं। इसलिए कि इनको वहां पर जो पार्टी इनको सपोर्ट कर रही थी, कांग्रेस पार्टी, उसका सपोर्ट करना था, उनका साथ देना था। एक पार्टी जो उनके खिलाफ थी, उस कांग्रेस पार्टी के, उसके अगेंस्ट में ही उनको एफिडेविट करनी थी, और वो जो उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे उनको बदनाम करना था। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि वो वहाँ की जो सरकार है उसको कैसे बदनाम करा जाए, और उनको इससे मतलब नहीं था कि विक्टिमों को जो उन्होंने कहा है वही एफिडेविट में होना चाहिए और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनको इससे कोई मतलब नहीं था। उनको तो सिर्फ और सिर्फ जिसके कहने पर वो ये सब कर रही थी उनको खुश करना था। उनकी मंशा ये थी कि मतलब ये कि जो यहाँ पर सेंट्रल में सरकार थी, वो बीजेपी की सरकार थी, उनकी मंशा ये थी कि ये सरकार किसी तरह से इतनी ज़्यादा बदनाम हो जाए कि अगले आने वाले इलेक्शन के दिनों में बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगे उसकी वजह से कांग्रेस को उसका बड़ा फ़ायदा पहुँचे। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कांग्रेस के फ़ायदे के लिए ये सारे काम किए। तो आपको लगता है कि वो किसी के साथ क्या कुछ वो लेती थी, क्या डायरेक्शंस लेती थी किसी से? बिल्कुल, कई मरतबा हम यहाँ पर दिल्ली विक्टिमों को लेकर आए, जिसके डायरेक्टली सोनिया गांधी को मिले, और सोनिया गांधी ने खुद अपने आप से ये कहा विक्टिमों से कि आप जो है तीस्ता के साथ में रहिए, तीस्ता जो है आपकी पूरी मदद करेंगे, हम आपके साथ हैं। अहमद पटेल के पास भी गए, अहमद पटेल ने भी सबको यही आश्वासन दिया, और कई मरतबा जो है अहमद पटेल की तरफ से भी उन लोगों को पैसे दिए गए, उन विक्टिमों को भी दिए गए, और तीस्ता को तो अलग से पैसे दिए गए। और वो इस वक्त के एक होम मिनिस्टर थे पाटिल करके, उनका नाम पूछे पूरा याद नहीं है, उनके पास भी ले गए। उन्होंने भी ये कहा कि आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, और हम जब इनकी सरकार बन गई थी, इनकी सरकार कांग्रेस की बन जाने के बाद यूपी की सरकार जब बन गई, हाँ, और उससे पहले जब सरकार नहीं बनी थी, जब भी उनके पास गए थे, तो उस वक्त सोनिया गांधी से और अहमद पटेल से मिले थे कि हमारी सरकार अगर आ जाएगी तो हमारी सरकार आने के बाद में आपको हम नए बड़े मकान बना के देंगे, आपको प्रॉपर्टी देंगे, आपको ये देंगे। उस वक्त सोनिया गांधी ने और अहमद पटेल ने खुद इनको आश्वासन दिया था इन विक्टिमों को। अच्छा, बाद में उनकी सरकार बनने के बाद तो इनको कुछ भी नहीं मिला। उसका पूरा लाभ जो है वो तीस्ता सीतलवाड़ ने खुद उठाया। मोदी को पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली। मोदी के विरोधियों द्वारा फैलाए एक एक झूठ का पर्दाफाश हो गया, मगर कांग्रेस पार्टी अभी भी सच स्वीकार करना नहीं चाहती। उसने तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, उसे निराशाजनक बताया है। एक बार फिर मोदी पर अनाप शनाप आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के नेता तो पहले ही तीस्ता सीतलवाड़ को सार्वजनिक तौर पर डिफेंड कर चुके हैं। अब किसी के भी मन में सवाल आएगा, क्यों? जवाब है 10 जनपद और तीस्ता सीतलवाड़ की करीबी। नजदीकी भी ऐसी वैसी नहीं। तीस्ता का कद तो इतना बड़ा था कि वो गुजरात चुनावों के लिए कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर भी फैसला लिया करती थी। इरादा सिर्फ एक था, किसी तरह बीजेपी को हराना है, मोदी को फंसाना है। जब उनकी सरकार आ गई जो 10 साल तक रही, यानी 2014 तक, तब भी अरे तो सोनिया गांधी की एडवाइजिंग कमेटी की वो मेंबर बनी उनके सरकार में रही। यहाँ तक कि उनके ऊपर दखल उनका इतना बड़ा था कि गुजरात में इलेक्शन होने वाले थे
2007 में जो इलेक्शन होने वाले थे उसके अंदर किसको टिकट दिया जाए किसको ना दिया जाए, वहाँ पर जो पुराने लोग थे कांग्रेस को, उनको टिकट ना देते हुए गयासुद्दीन शेख को जो टिकट दिलाया गया है, पूरा गुजरात इसको जानता है कि उन्होंने गुजरात में उनसे गयासुद्दीन शेख से ये कह दिया कि आपको ही टिकट मिलेगा। और उन्होंने कहा कि मैंने सोनिया गांधी से बात कर ली, अहमद पटेल से बात कर ली, किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। आप जाइए गुजरात में जाके पूछिए, वहीं उनके कांग्रेस के लोगों से वो बताएंगे कि गयासुद्दीन शेख को किसके कहने पर टिकट दिया गया और किसके कहने पर एमएलए बनाया गया। तो गुजरात के अंदर जो एमएलए कांग्रेस से हुआ करते थे वो सब आके तीस्ता जब गुजरात आया करती थी सब आके मिला करते थे और तीस्ता की बात सुना करते थे और पूरी सपोर्ट थी। वक्त सरकार तो कांग्रेस की इन्हीं की वजह से आई ना, जब इन्होंने माहौल को गर्म रखा और उसको माहौल को इतना ज़्यादा गर्म रखा कि वो गुजरात तक नहीं रखा। कभी इनके जो है प्रोग्राम विक्टिमों को लेके महाराष्ट्र में बॉम्बे में हो रहे हैं, कभी इनके प्रोग्राम यूपी के अंदर लखनऊ के अंदर हो रहे हैं, कभी इनके प्रोग्राम जो है ना वो बेंगलोर में हो रहे हैं। तो सारे विक्टिमों को लेके तो पूरे देश में घूमा करती थी। तो वो इन्होंने एक माहौल बनाया कांग्रेस के लिए और उसमें उनको कामयाबी भी मिली। तो आपका कहना है कि क्या इशारे पे चल रही थी पूरी तरह से? पूरी तरह से मैं तो बता रहा हूँ कि इशारे पे चलना तो बहुत दूर की बात है। वो तो विक्टिमों को सामने सोनिया गांधी खुद बोल रही थी, अहमद पटेल खुद बोल रहे, तो इशारे की क्या बात होगी? उनका डायरेक्शन हो गया ना पूरा। और मकसद इनका क्या था? मकसद सरकार में आना। जब बीजेपी की सरकार थी, उस बीजेपी की सरकार के खिलाफ इनका ये षड्यंत्र था कि ये जो है पूरे गुजरात के जो दंगे हुए हैं इनको पूरे इंडिया में उसको इस तरह से दहशत के साथ में फैलाया जाए कि लोगों को लगे कि वहाँ मुसलमानों के साथ में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई और उनका बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पर उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उनकी वहाँ पर कोई उनको सुनने वाला नहीं है। और वो पूरे उन विक्टिमों को लेके पूरे इंडिया में घूमती रही, माहौल पैदा कर दिया और माहौल पैदा करने का नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं आते हुए कांग्रेस की सरकार आ गई, मतलब कि सेंटर में आ गई 2000 सेंट्रल में। रईस खान ने आगे और भी कई विस्फोटक दावे किए हैं। कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक, आईपीएस ऑफिसर से लेकर बड़े बड़े बुद्धिजीवियों तक मोदी को बदनाम करने वाला यह गैंग डीपली कनेक्टेड था। मोदी के सारे सियासी दुश्मन एक पेज पर आकर गुजरात दंगों पर पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखा करते थे और उसे देश दुनिया में फैलाया करते थे। वहां पर जो आईपीएस थे, संजीव भट्ट थे, जैसे कि वो थे क्या नाम, आरबी श्री कुमार साहब थे और एक शर्मा साहब थे और भी थे। तो वो लोग पूरी सपोर्ट दिया करते थे। जब मीटिंगें हुआ करती थी उस मीटिंगों में बुलाए जाते थे, उन लोगों को बुलाया जाता था और वो लोग कहते थे कि देखो तुमको हिंदुओं से बहुत खतरा है, तुमको डर है, ये है वो है। और मुझे जब मैं तीस्ता से अलग हुआ तो आरबी श्री कुमार ने मुझे खुद कहा, जिसकी मैंने उनका जो ऑडियो था वो भी मैंने पुलिस को दिया और उनके खिलाफ एफआईआर भी कराई आरबी श्री कुमार की, कि उन्होंने ये कहा था मुझसे कि तीस्ता के खिलाफ अगर तुम जाओगे तो तीस्ता के ताल्लुकात जो है ना वो आतंकवादियों से, मुस्लिम आतंकवादी गुटों से है, वो मुस्लिम आतंकवादी गुट आपको मार डालेंगे, आपने ये गलत करा, आप तीस्ता के खिलाफ मत जाओ। और तीस्ता की जो सच्चाई है वो आप किसी के सामने बयान मत करो, आप उनके खिलाफ कोई एफआईआर ना करो, उनके खिलाफ कोई एफिडेविट नहीं करो। ये खुद आरबी श्री कुमार ने मुझे कहा था। वो जो लेफ्ट की सरकार जो बंगाल के अंदर थी वो वहाँ के सारे एमपी एमएलए वगैरह जो थे वो उनको सपोर्ट करते थे। वहाँ पर कुतुबुद्दीन अंसारी नाम के आदमी को ले जाके और वहाँ कांग्रेस के मतलब वहाँ की गुजरात के खिलाफ दंगों के उससे वहाँ पर बुलवाया जाता था कुतुबुद्दीन अंसारी से बंगाल के अंदर। और बेचारे को उसको वहाँ पर बुलाने के बाद में अपना मकसद निकालने के बाद में उसको छोड़ दिया, वहाँ पर भी उसकी कोई मदद नहीं करी, वो बेचारा गुजरात वापस आ गया। सोशल वर्कर आप कैसे कह सकते हैं? जो कफन के सौदागर हों, जो मुर्दों के सौदागर, उसको आप सोशल वर्कर कैसे कर सकते हैं? सोशल वर्कर तो वो होता है जो सोशल काम करता है। इन्होंने सोशल काम कब करा है? विक्टिमों से उनके मरने वाले मुर्दों के नाम पर जो फंड आया वो तो लेके खा गए, उन तक तो पहुँचाया ही नहीं। तो सोशल वर्कर कैसे हो गए वो? सोशल एक्टिविस्ट कैसे हो गए वो? गुजरात आने से पहले तीस्ता एक अंग्रेजी अखबार में काम कर चुकी थी, इसलिए अपने संबंधों का इस्तेमाल करके तीस्ता ने मीडिया में खुद की ब्रांडिंग भी शुरू कर दी। तीस्ता ने गुलबर्ग, नरोडा पटिया, नरोडा गांव, ओल्ड सरदारपुर में पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई जमीन पर कम मीडिया और फंडिंग एजेंसी, देसी विदेशी दानदाताओं के सामने अधिक लड़ी। और इसके पीछे की नियत में भी एक खोट थी, वो था पैसे का लालच। तीस्ता ने फंड तो खूब इकट्ठा किए, लेकिन पीड़ितों की भलाई के लिए नहीं, अपनी कमाई के लिए, बीजेपी की और मोदी की बदनामी के लिए। तीस्ता सीतलवाड़ का मैं ये जानना चाहता हूं, जैसा आपने बताया कि जब आपको ये पता लगा तो आपने कन्फ्रंट किया तीस्ता सीतलवाड़ को? मैंने उनके खिलाफ जो है वो कंप्लेंट करी हैं, एफिडेविट करी हैं मैंने।
और यहाँ तक कि गुलबर्ग के सोसाइटी के जो लोग हैं उन्होंने उनके खिलाफ जाके 164 में स्टेटमेंट दिया है। और जब वो वहाँ पर हर साल जो 2002 का जो मामला हुआ है उसको लेके 28 फरवरी को वहाँ पर गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर प्रोग्राम करा करती थी और बड़े बड़े एक्टिविस्ट को और लोगों को बुलाया करती थी, सारे पूरे गुजरात के विक्टिमों को वहाँ पर जमा करके उनके वीडियो बनाया करती थी। लास्ट में वही गुलबर्ग के लोगों ने जाके पुलिस में कंप्लेंट करी कि उनके नाम पर ये फंड जमा होता है, हर साल यहाँ पर ड्रामा होता है, इनको परमिशन वहाँ पर ना दी जाए प्रोग्राम करने की। तो उनका वहाँ पर 2002 का जो प्रोग्राम हुआ करता था 28 फरवरी का, वो प्रोग्राम बंद हुआ। यहाँ पर हमने ये समझा था 1992 के अंदर जिस तरह से इन्होंने ईमानदारी से काम किया था, हम समझते थे यहाँ पर भी ये होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद में जब फंड बहुत ज़्यादा आने लगा तो उनके दिल में लालच पैदा हो गई। और मेरा उनसे जो झगड़ा हुआ वो सिर्फ इसी बात के ऊपर हुआ कि मैंने उनसे जब ये कहा कि भाई आपको ये फंड आता है तो इस फंड के जो है इसके ऊपर विक्टिमों का ज़्यादा हक है, आप इनको कुछ तो दीजिए, कम से कम आप 25% तो इनको दीजिए, 75% आप खा जाइए। तो उसके ऊपर उनका ये कहना होता था कि जो 100% आप समझते हो ना जो फंड आता है, तो 100% में से 50% तो वो लोग ले जाते हैं जो हमें फ़ंड दिलवाते हैं। अब वो फ़ंड कौन दिलवाते हैं मुझे नहीं मालूम, तो 50% ही हमें बचता है। अब 50% में हमारे सारे खर्चे होते तो हम इन लोगों को कहाँ से दें। पर ये होता था कि वो लोग ऐसी चादर बिछा देते थे और हेल्प मांगते थे तो लोग उसके अंदर डॉलर के डॉलर डाल के देते थे। और जब ये वहाँ पर स्पीच करती थी, जो ज़किया जाफरी उनकी बेटी जो है एहसान जाफरी की बेटी नरगिस, वो वहीं न्यूयॉर्क में रहती थी, वो पूरा ऑर्गेनाइज वो करती थी। और वो सारा फंडिंग जो है ना ज़किया जाफरी के बेटे तनवीर जाफरी और नरगिस जाफरी वो वहाँ से पैसा जमा करती थी, इनके साथ में इनकी हेल्प करा करती थी। क्योंकि वो जो गुलबर्ग सोसाइटी में एहसान जाफरी मारे गए तो उनकी बेटी और बेटे हैं, तो काफ़ी फंड उन्होंने और तीस्ता ने मिलकर जमा कराए वहाँ पर। तो विदेश से भी मतलब फंड लाना और गुजरात की छवि को ख़राब करना, बल्कि देश की पूरी छवि को ख़राब करना, बल्कि बीजेपी को ख़राब करना, एक पार्टी को ख़राब करना, उसके खिलाफ वहाँ पर बोलना और वहाँ के लोगों से सहानुभूति लेके। और वहाँ पर कितने प्रोग्रामों के अंदर वहाँ बांग्लादेश के भी पाकिस्तान के भी लोग होते थे, वहाँ पर सुना करते थे। यहाँ तक कि हमने देखा उस वीडियो के अंदर के औरतें रो रही हैं और अपने उन्होंने कान के और अपने गले में कुछ पड़ा हुआ था वो भी निकाल के डाल दिया उन्होंने। और जितने लोगों के पास पैसे हुआ करते थे डाल दिए थे। ये पैसा तो वो उन्होंने खुद मुझे वीडियो तीस्ता ने दिखाई थी। अब वो अगर उनके पास थे, तीस्ता के पास से मांगी जाएगी तो वीडियो मिल जाएगी उनके पास भी। मोदी के खिलाफ जैसा नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई, उसे कामयाब बनाने के लिए क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल किए गए और जिन जिन लोगों ने तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उन्हें दबाने के लिए भी उसी मोदी विरोधी पॉलिटिकल क्लास के रसूख की धमकी दी गई। रईस खान उन्हीं में से एक नाम है। जब रईस ने तीस्ता का कच्चा चिट्ठा खोला तो उन्हें तीस्ता ने अपने एनजीओ से अलग कर दिया और जब रईस ने जवाब मांगा तो धमकाते हुए तीस्ता ने यह तक कह दिया कि केंद्र की यूपीए सरकार से उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, इसलिए संभल कर रहो। एक दहशत ज़रूर ये तीस्ता ने मुझे आखिरी टाइम पे, आखिरी वक्त जब मेरी उनके काफ़ी लड़ाई हो गई तो उन्होंने ये मुझे ज़रूर कह दिया था कि अब तुम ज़िंदगी के अपने दिन देखो, मैं तुम्हारा हशर क्या करती हूँ तुम देख लेना। मैंने कहा जो होगा वह देख लूँगा। और उन्होंने मेरे पीछे गुंडे लगाए, मुझे धमकियाँ दिलवाई, बहुत बड़ी बड़ी धमकियाँ दिलाई, जान से मारने की। मैंने सारी पुलिस स्टेशन में दी हुई है कंप्लेंट है और उनके जो रिकॉर्डिंग है वो भी दी हुई है, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी आपको लगता है कि अब जो कार्रवाई शुरू हुई है उससे आपको लगता है कि मुझे तो अब ये लग रहा है कि मैं आपके इंटरव्यू दे रहा हूँ कि हो सकता है कि कल मेरे ऊपर और ज़्यादा थ्रेट आ जाए, हो सकता है कि कल मेरी जान को भी खतरा हो जाए। इतना खतरा, इतना खुल के बोल रहा हूँ मैं आपको कि जो अभी मैं बोल रहा हूँ खुल के बोल रहा हूँ, कांग्रेस के सोनिया गांधी के लिए बोल रहा हूँ, तीस्ता के लिए बोल रहा हूँ, आतंकवादियों के लिए बोल रहा हूँ कि उनके संपर्क जिन लोगों से, तो वो कल मेरे लिए तो नुकसान वाली बात है ना। मैं तो आपके इंटरव्यू के लिए ठीक है आप बोल रहे हैं, मैं सच्चाई से सारी बातें कर रहा हूँ, तो इसका इफेक्ट मेरे ऊपर कल क्या पड़ने वाला मुझे थोड़ी मालूम है। यूपीए काल में तीस्ता बहुत इन्फ्लुएंसर थी। तीस्ता को मोदी के सियासी दुश्मनों का आशीर्वाद मिला हुआ था, इसलिए उसने कई सालों तक झूठ की बुनियाद पर मोदी को बदनाम करने वाली पटकथा लिखी। मगर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तीस्ता का भी खेल खत्म होता दिख रहा है और उसे एंटी मोदी स्क्रिप्ट लिखने का ऑर्डर देने वालों का चेहरा भी एक्सपोज हो रहा है। तो अभी आप जो बता रहे हैं कि जैसे आपको अहमदाबाद में भी जाना है, तो आपकी अपनी बातें रखेंगे एक बार फिर से, क्योंकि अब तो मैं हर जगह रखूंगा, हर जगह मुझे क्राइम ब्रांच में बुलाएंगे, मैं वहां पर भी यही बातें रखूंगा। क्राइम ब्रांच के पास तो पूरे सबूत है, मेरी पूरी कंप्लेंटें हैं मेरी,
अहमदाबाद में वो कंप्लेंटें मंगा के देख लेंगे सारी, वो सारी उनको मंगाने में कोई देर थोड़ी लगेगी। यानी कि अगर अभी आप जरूरत पड़ती तो आप तैयार हैं? मैं तो जाऊंगा ना, मैं तो अभी जाने वाला ही हूँ। क्राइम ब्रांच ने मुझे बुलाया, मैं जाने वाला हूँ, 1-2 दिन में जाऊंगा मैं क्राइम ब्रांच में। हमारे साथ रईस पठान साहब हैं। रईस पठान साहब ने हमें खुल के बहुत सारी चीज़ें बताई और ख़ास तौर पे इसलिए अहम हो जाती चीज़ें क्योंकि वो खुद तीस्ता सीतलवाड़ के साथ कई सालों तक काम करते रहे हैं और जब खुद उन्होंने देखा कि किस तरह से विक्टिम्स के साथ वहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही थी, किस तरह से उनके साथ फर्जीवाड़ा हो रहा था, उनके स्टेटमेंट्स को बदल दिया जा रहा था और उनको जो मदद का भरोसा दिया गया तो मदद का भरोसा नहीं मिल रहा था, उसके बाद उन्होंने उनसे अपना नाता भी तोड़ा, सवाल को भी उठाया, एक्सपोज करने की कोशिश की, धमकियां भी मिली। लेकिन आज आपको लगता है कि इंसाफ मिल सकता है, जो बातें आपने उठाई थी। लेकिन साथ ही साथ जो आपका कहना है कि जो तीस्ता सीतलवाड़ है, इस सब करने के पीछे पॉलिटिकल पार्टी आपने नाम लिया कांग्रेस का, बता रहे थे उनके इशारे पर छवि खराब करने के लिए, मतलब उस वक्त जो गुजरात की गवर्नमेंट थी या फिर पार्टी जो बीजेपी थी और वहां पर जो मुख्यमंत्री थे, उनके छवि को खराब करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया था। ये साफ कहना है रईस पठान साहब का। रईस पठान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ बात की। तो इंडिया टीवी के अमित पालित, दिल्ली से। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रामपुर में चुनाव हारे आजम खान, आजमगढ़ में चुनाव हारे अखिलेश यादव, लेकिन गुस्से में है असदुद्दीन ओवैसी और वजह है मुसलमान वोट। अब उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटों के लिए जबरदस्त लड़ाई छिड़ेगी। अगली बार मुसलमान किसे चुनेगा, मायावती को, अखिलेश को या ओवैसी को? ओवैसी ने देश के मुसलमानों को एक नई चुनावी स्क्रिप्ट समझाई है। रामपुर और आजमगढ़ की चुनावी हार का एनालिसिस ओवैसी ने एक अलग ही तरीके से किया। ओवैसी कहते हैं कि सारे हिंदू वोट योगी की तरफ जा रहे हैं और अखिलेश को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट ही मिल रहा है। लेकिन ओवैसी की इस व्याख्या में कुछ गड़बड़ी है, हम आपको वो गड़बड़ी समझाते हैं। योगी की पार्टी को रामपुर और आजमगढ़ में हिंदू वोट तो मिले ही मिले, मुसलमान वोट भी मिले, और वो भी 10-20 नहीं, 100-200 भी नहीं, हजारों मुसलमानों ने योगी को वोट दिया। जमीन पर ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव को हवा तक नहीं लगी? यूपी में योगी ने ऐसा क्या किया कि मुसलमान चुपचाप कमल छाप बटन दबाने लगे? कितना बदल रहा है यूपी में मुसलमान का मिजाज, देखते हैं एक बेहद खास रिपोर्ट। बिसात बिछ गई। क्या 2024 में नरेंद्र मोदी को मुसलमान वोट मिलेंगे? मुसलमानों के बारे में अब तक यही नैरेटिव क्रिएट किया गया है कि मुसलमान वोटर मोदी और योगी से दुश्मनी रखता है, मुसलमान वोटर मोदी और योगी से नफरत करता है। मोदी और योगी के सियासी दुश्मन ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा बार बार यही बात दोहराते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान का मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा। ये नैरेटिव ध्वस्त हो गया है। मुसलमान मोदी को वोट देता है, मुसलमान योगी को वोट देता है। उत्तर प्रदेश ने यह दिखा दिया है, मुस्लिम वोट लेने के लिए मुसलमान कैंडिडेट ही उतारना जरूरी नहीं। योगी ने मुस्लिम बहुल सीट पर हिंदू कैंडिडेट उतारा, उसे भी मुसलमानों ने जिता दिया। इतना अहंकार अखिलेश यादव का कि जिस पार्लियामेंट सीट से उनके पिताजी एमपी थे, फिर वो बने, आप वहां पर जाते भी नहीं लोगों को बताने के लिए कि वो क्यों इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। इतना अहंकार। असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव से खफा है। समाजवादी पार्टी की हार में ओवैसी को मजलिस के लिए मौका दिख रहा है। ओवैसी की पार्टी पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की पार्टी नंबर 1 बने, इसके लिए यूपी सबसे बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड है। यूपी चुनाव तक सपा और मुसलमानों का गठजोड़ मजबूत दिख रहा था, लेकिन अब उसमें दरार ही दरार नजर आ रही है। यकीनन हमको तकलीफ है कि भाजपा जीत रही है, मगर भारत के और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अपील करें कि अपनी सियासी पहचान को बनाएं, अपने मुकद्दर के फैसले खुद करेंगे आप, वरना आप इसी तरह होगा कि भाई पहले मुलायम सिंह, फिर अखिलेश, अब उनके चचाजाद भाई, अब दोबारा कौन आएगा? पर गुड्डू जमाली को वोट देते तो क्या हो जाता, क्या आसमान गिर जाता? और यादव वोट खुद डिवाइड हो गया वहां पर, और आप मुसलमानों को बोलते कि अरे भाजपा को हराना है। अरे भाई आप नहीं हरा पाएंगे भाजपा को। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की जो सीट छोड़ी थी, वहां पर 23% मुसलमान और 27% यादव है। एमवाय समीकरण को ब्रह्मा की लकीर मानकर अखिलेश यादव यहां 50% वोट कंफर्म मानकर चल रहे थे।
मगर अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट हार गए। अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ में सिर्फ 33% वोट मिले। रामपुर में तो अकेले मुसलमान ही 51% है। यहाँ एक भी यादव वोट सपा को ना मिले तो भी अकेले मुसलमान ही सपा को जिता सकते हैं। मगर अखिलेश की पार्टी रामपुर में भी हार गई। रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी को करीब 52% वोट मिले। समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आसिम रजा को 46% वोट मिले। 52% वोट बीजेपी को और 46% वोट सपा को। सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में मिल सकते हैं, वो ये कि रामपुर के मुसलमानों ने भी ईवीएम पर साइकिल को रिजेक्ट किया और कमल का बटन दबाया। चुनावी नतीजे कहाँ है? चुनाव था ही कहाँ? इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की। 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट। खुद आजम खान बताते हैं कि रामपुर में जिस बूथ पर 900 मुस्लिम वोट हैं, वहां सपा को सिर्फ 6 वोट पड़े। दूसरे मुस्लिम मोहल्ले के जिस बूथ पर 500 वोट हैं, वहां सपा को सिर्फ 1 वोट मिला। मुसलमानों के बाकी वोट कहां गए? रामपुर का रिजल्ट बताता है कि वोट बीजेपी को मिले। मुझे हर मजहब का वोट मिला है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सारे के सारे मजहब के वोट मुझे मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। और ये यहाँ से एक रामपुर से शुरुआत है। जो लोग दूरियां बनाना चाहते थे, ठेकेदारी जो करते थे वोटों की, वो ठेकेदारी खत्म हो गई लोगों की। आजम खान से बड़ा और आजम खान जैसा वोकल मुस्लिम नेता इस वक्त पूरे नॉर्थ इंडिया में दूसरा नहीं मिलेगा। रामपुर में इस बार खुद आजम खान मैदान में थे। सपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था। वोट काटने के लिए ना कांग्रेस थी, ना बसपा थी, ना ओवैसी ने कोई कैंडिडेट दिया था। फिर भी रामपुर का गढ़ नहीं बचा। हम तो पैदाइशी अंधे हैं, हमें क्या दिखेगा? और अंधों ने चश्मा भी लगा रखा है। आजम खान आज चाहे जो भी वजह बताएं, चुनाव आयोग का रिजल्ट नहीं बदल सकता। 2019 का रिकॉर्ड कहता है कि तब रामपुर में आजम खान के साथ 7 मुस्लिम कैंडिडेट थे, फिर भी सपा की जीत हुई थी। इस बार रामपुर में सिर्फ सपा का मुस्लिम कैंडिडेट था, फिर भी बीजेपी जीत गई। इस बार जो मुसलमान वोटर हैं, वो उन्होंने भी भरोसा जताया। तो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों पर मुसलमानों का, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का भरोसा बढ़ा है। विश्वास जो है इन दोनों नेताओं ने जीता है मुसलमानों का यूपी में। नहीं, देखिए, माननीय योगी जी की नीति हो सरकार में, या हमारे माननीय मोदी जी की हो, लेकिन वो ये नहीं देखते कि कोई मुस्लिम है या हिंदू है या सिख ईसाई, वो जो योजना चलाते हैं वो सबके लिए होती है और उसका सबको लाभ मिलता है। उसी से प्रभावित होकर आज या मुस्लिम हो या दलित हो, जो सबने मतदान किया है। क्या अहंकार ने अखिलेश यादव को हराया? क्या समाजवादी पार्टी की मुस्लिम वोटों वाली ठेकेदारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई? संकेत तो ऐसे ही हैं। समाजवादी पार्टी में ना काबिलियत है, ना अहलियत है, ना ताकत है कि वो भाजपा को शिकस्त दे सकें। इसीलिए हम अपील करते हैं ख़ास तौर से मुसलमानों से कि अपने वोट को ज़ाय होने ना दें। और दूसरी बात यह है कि अब ये 2 आजमगढ़ और रामपुर की पार्लियामेंट सीट से बीजेपी जीत गई। कौन जिम्मेदार है इसका? किसको आप बोलेंगे कि बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम बोलेंगे? किसको वोट कटवा बोलेंगे? कानपुर में योगी सरकार ने आज ही बाबा बिरयानी की दुकान पर ताला मारा है। कानपुर में हुई पत्थरबाजी में बाबा बिरयानी के मालिक पर पुलिस को संदेह था। बाबा बिरयानी पर पत्थरबाजों को फंडिंग करने के भी आरोप। 360 डिग्री एंगल से जांच हुई तो बाबा बिरयानी के खाने में मिलावट मिली। सरकार को मौका मिला और आज इस पर ताला लटक गया। मोदी और योगी के सियासी दुश्मन ऐसे एक्शन को ही प्रचारित करते हैं। मुसलमानों के बीच वो बुलडोजर वाले माहौल बनाते हैं। ये सच है कि बुलडोजर चला है, बुलडोजर आगे भी चलेगा, लेकिन दूसरी तरफ वेलफेयर भी होता रहेगा। एक हाथ से बुलडोजर, दूसरे हाथ से वेलफेयर। पत्थर चलाने वालों पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन हर मुसलमान पत्थरबाज नहीं होता, इसलिए उनका वेलफेयर भी होता रहेगा। मोदी और योगी राशन देते हैं तो जाति धर्म नहीं पूछते। मोदी और योगी मकान बनाकर देते हैं तो मजहब नहीं पूछते। किसानों को सम्मान निधि देने में और गरीबों को आयुष्मान कार्ड बनाने में भी धर्म नहीं पूछा जाता।
यूपी में आप किसी भी जिले में चले जाइए, कोई भी मुस्लिम मोहल्ले में घूम आइए, यहाँ जितने भी गरीब परिवार हैं सबको सरकार की तरफ से फ्री राशन दिया जा रहा है। योगी सरकार इन गरीब परिवारों को सिर्फ फ्री राशन नहीं देती, बाद में बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाते हैं और गरीब परिवारों से पूछते हैं कि उन्हें राशन मिला कि नहीं, सरकारी योजनाओं में नाम चढ़ा कि नहीं, कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हो रही। ये सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गांव-गांव हो रहा है और इसका फायदा चुनाव में बीजेपी को मिल रहा है। धीरे धीरे ही सही मुसलमानों को अब ये लगने लगा है कि बीजेपी उतनी बुरी पार्टी नहीं है जितना विरोधी पार्टियां बताती थी। रामपुर उपचुनाव के नतीजे भी कुछ इसी तरफ संकेत दे रहे हैं। अगर आपको याद नहीं हो तो हम याद दिला देते हैं। यूपी में जब कोरोना की सेकेंड वेव कोहराम मचा रही थी, रोजगार पर संकट था, तब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट को पुश किया था। योगी के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा मुसलमानों को फायदा हुआ। अलीगढ़ में ताला उद्योग फिर से चमकने लगा। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनाने की इंडस्ट्री जी उठी। एटा में घंटियां और घुंघरू बनाने का काम चल निकला। आगरा में चमड़े के उत्पाद, हमीरपुर में जूते, भदोही में कालीन, लखनऊ में चिकनकारी और फिरोजाबाद में कांच के प्रोडक्ट बनाने से सबसे ज्यादा मुसलमान कारीगर लगे हैं। योगी के ओडीओपी प्रोजेक्ट से उनको जबरदस्त फायदा हुआ। ये वही दौर था जब मोदी ने एमएसएमई के लिए लोन लेना आसान किया। छोटे से छोटा कारोबारी और कारीगर भी अब बैंक से लोन ले सकता है। इसलिए मुस्लिम समाज में अलग मैसेज गया। निवेदन करने आए थे कि आप लोग बदलिए, अब जाति धर्म से उठिए, ये परिवारवाद से उठिए, ताकि हम लोग आजमगढ़ का विकास कर पाए। तो ये बात जो है हमारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, आजमगढ़ की जनता ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, इस बार जो है आप मानेंगे कि लोगों ने ये समीकरण तोड़ दिया जाति धर्म वाला, और हर बिरादरी और हर धर्म के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। मोदी और योगी ने पॉलिटिक्स को उस लेवल पर पहुंचा दिया है जहां वोट का हिसाब पार्टी ऑफिस में बैठकर कैलकुलेटर पर नहीं किया जा सकता। आजमगढ़ हो या रामपुर, विपक्ष के लिए कोई भी सीट सेफ नहीं है। चुनाव लड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात अब अखिलेश यादव के सहयोगी भी बोलने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस हार से सीख लेनी चाहिए और इसी कमरे से निकल करके धरातल पे चल के संगठन का काम लोगों को लेकर के मिलकर करना चाहिए। अंतिम दिन प्रत्याशी का तय करना है और चुनाव लड़ाना, जीतने का सपना देखना, ये बहुत बड़ा दिवा स्वप्न है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है। उससे चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन के सभी साथियों को मिल करके एसी से निकल करके धरातल पे चल करके हम मुकाबला कर सकते हैं। वजह जो हो, अखिलेश यादव ना तो आजमगढ़ में प्रचार करने गए और न ही उन्होंने रामपुर सीट पर प्रचार किया। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने कोई चांस नहीं लिया। रामपुर में योगी आदित्यनाथ ने अपने 16 मंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतारा, जिसकी कमान अपने भरोसेमंद मंत्री सुरेश खन्ना को दी। रामपुर में सुरेश खन्ना ने स्थानीय व्यापारियों और वकीलों से कांटेक्ट किया। मंत्री असीम अरुण ने जाटव और दलित मोहल्लों में प्रचार किया। दलित मोहल्लों में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी और राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान भी उतारे गए। लोधी वोटरों को साधने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, केंद्रीय सहकारिता मंत्री बीएल वर्मा और सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह को लगाया गया। जितिन प्रसाद ने ब्राह्मण वोटों को एकजुट किया। रामपुर में चुनाव प्रचार के लिए खुद योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी रामपुर में प्रचार किया। इसी तरह आजमगढ़ में योगी ने अनुभवी मंत्री सूर्य प्रताप शाही को कमान दी। बीजेपी के करीब 12 सांसदों और मंत्रियों ने आजमगढ़ में दिन रात प्रचार किया। निरहुआ के लिए गोरखपुर के सांसद रवि किशन लगातार आजमगढ़ में ही डटे रहे। मुस्लिम मोहल्लों में लगातार कैंपेनिंग का क्या इफेक्ट हुआ, ये देवरिया के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी से सुनिए। मैं आजमगढ़ के चुनाव में लगा था और गुजर पार मंडल है वहां पर, वहां के मंडल अध्यक्ष दुर्गेश सिंह है। उनकी बड़ी चिंता थी कि करीब 30% ऐसे बूथ हैं जहां पर बूथ अध्यक्ष मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ही मुस्लिम पॉपुलेशन का एरिया है। हम सब जब वहां पर गए और बूथ अध्यक्ष नियुक्त करना शुरू किया, आपको जान के हैरानी होगी कि गुजर पार मंडल में इन 30% बूथों पर बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम यूथ निकल के आए। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।